अब डिस्कस करेंगे ड्रग्स जो हार्ट पे एक्ट करती हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन हार्ट, और उसमें जो एंटी हाइपरटेंसिव है वो सबसे पहली क्लास है जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हमारे पास जो नॉर्मली जो है वो ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है, ये सिस्टलिक प्रेशर होता है, ये डायस्टलिक, ठीक है। अब सिस्टलिक अगर 120 को इनहेंस हो जाए, 120 से इनहेंस हो जाए तो हम कहेंगे बीपी हमारा बढ़ गया। लेकिन अगर ये 130 से बढ़ जाए और डायस्टलिक 80 से बढ़ जाए तो ये जो टर्म है इसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन, ठीक है, इसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। इसमें जो है हमारी जो आर्टरीज हैं, जो आर्ट्रियल स्मूथ मसल्स हैं आर्टरीज के, उनके जो वस्कुलर वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाती है, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और कैपेसिटेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो बीपी की एनहेंस हो जाता है, एलिवेटेड, ये ज़्यादा मतलब ये आप हर कॉन्टिनेंट में ही मोस्टली बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रिस्क है, ठीक है। अब ये जो हाइपरटेंशन है ना, इसकी वजह से ढेर सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। आपको किडनी डिसऑर्डर हो जाता है, इसकी वजह से स्ट्रोक होता है, इसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है हमने मेन कॉज देखनी है, हमने जो है ना हमने वो देखनी है, एटियोलॉजी देखनी है, हमने मेन कॉज देखनी है। जो एटियोलॉजी है, हाइपरटेंशन जो है वो उसकी मल्टीपल कॉजेज हैं, और इसकी जो है इट मे बी सेकेंडरी टू सम अदर डिजीज, मीन्स कोई डिजीज है तो डिजीज के मतलब एक डिजीज प्राइमरी कॉज है। जिस तरह अब किडनी फेलियर हो जाए तो सेकेंडरी जो है वो उस पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन हो जाती है, हाइपरटेंशन उसकी सेकेंडरी कॉज होगी, प्राइमरी कॉज जो होगी वो किडनी फेलियर होगा, ठीक है। अब हाइपरटेंशन जो है सेकेंडरी टू अदर डिजीज इट मे बी, बट 90% जो है ना, जो 90% हाइपरटेंशन है ना वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। अब एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है? विदाउट एनी नोन मेडिकल कंडीशन, विदाउट एनी नोन कॉज, आपको नहीं पता चलता कॉज क्या है। मतलब ज्यादातर क्या हो सकता है इसमें आपके पास फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, एज, और इसके अलावा जो नॉन हिस्पैनिक ब्लैक्स होते हैं उनमें होती है डायबिटिक्स जो पेशेंट होते हैं, इसके अलावा एज, और इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होता है, जो सोडियम इंटेक जिनका ज़्यादा होता है, जो फास्ट फूड लोग ज़्यादा खाते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं मोस्टली, ये सब कुछ उसमें आता है। अब हमें ये देखना है कि हम जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर अपने मैकेनिज्म्स क्या हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से बुक से ही टेबल एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारे पास टेबल है। अब यहाँ पे है कि हमारी बॉडी के अंदर ना जो है हमारे जो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर मिलके मैं आपको पहले यहाँ से समझाऊंगी। जो ब्लड प्रेशर है ये प्रोडक्ट होता है आर्टरी ब्लड प्रेशर कार्डिक आउटपुट का मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। अच्छा, अब कार्डिक आउटपुट क्या चीज है? कार्डिक आउटपुट ये होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट, और ये नॉर्मली होता है 5 to 6 लीटर पर मिनट, राइट। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इट इज जो कार्डिक आउटपुट है। अब जो कार्डिक आउटपुट है और ये है पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है? आर्टरीज की रेजिस्टेंस होती है ये, और इट इज डिटरमिन्ड बाय आर्ट्रियल, इसको कौन डिटरमिन कर रहा होता है? आपकी आर्ट्रियल टोन कि कितनी रेजिस्टेंस है स्मूथ मसल्स की वॉल में। और कार्डिक आउटपुट जो है ना, इसको डिटरमिन करने के लिए अब ये भी मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। ये हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और इसके अलावा ये जो है ये डिपेंड कर रहा होता है आर्टरी की फिलिंग प्रेशर ऑफ हार्ट पे, ठीक है। अब जो फिलिंग प्रेशर ऑफ द हार्ट, ये भी आगे दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। ये ब्लड वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा होता है, और
आपकी जो वीनस स्टोन है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो है नॉर्मल जो हमारी बॉडी में जो है ना कार्डियक आउटपुट और जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है, कार्डियक आउटपुट या पेरिफेरल वस्कुलर जो ओवरऑल ब्लड प्रेशर होता है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो कार्डियक आउटपुट और जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है हमारी बॉडी में, ये इनको कौन से जो टर्म्स हैं, जो फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहे हैं, वो है बैरोरिसेप्टर्स और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। इसके लिए ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये टेबल देखते हैं। लिपनकॉर्ड की बुक पे ये टेबल है फार्माकोलॉजी में। अच्छा, सबसे पहले रिस्पांस मेडिएटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें पता है, ये हमने एएनएस में भी पढ़ा हुआ है और उसको आगे हम फर्दर देखेंगे कि एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है और ये जो है हमारे हार्ट पे जो है जो रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स, उसके साथ बाइंड करती है और हार्ट रेट इंक्रीज करती है। इसके अलावा इसमें जो है ब्लड प्रेशर भी ओवरऑल एनहांस होता है। ये सिर्फ ओवरऑल मैं बता रही हूँ, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अच्छा, अब हमारी बॉडी में ऐसे होता है कि बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं, बैरो रिफ्लेक्स, वो चेंज करते हैं अपनी एक्टिविटी को, मतलब वो डिटेक्ट करते हैं और फिर वो एक्टिविटी बॉडी की चेंज करते हैं, या तो सिंपैथेटिक बाय चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मूवमेंट टू मूवमेंट जो बैरो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर ना, वो रेगुलेट कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को। अच्छा, अब कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है। जो फॉल हो जाता है तो एओर्टिक आर्क और कैरोटिड साइनस जो है उसके अंदर हार्ट में होती हैं। एओर्टिक आर्क और कैरोटिड साइनस में बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बीपी जैसे भी फॉल करता है ना, तो जो प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे, इन दोनों में प्रेशर सेंसिटिव जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स थ्रू बैरोरिसेप्टर्स वो इंपल्स सेंड करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी सिस्टम जो है हमारे ब्रेन में, ठीक है, उसको वो सिग्नल्स भेजता है, इंपल्स भेजता है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर स्पाइनल कॉर्ड। अब उसके रिजल्ट के अंदर, अब लेट्स सपोज यहाँ पे बीपी जो है ना वो कम हो गया, वो अपने इंपल्स सिग्नल्स भेजेगा कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी सिस्टम को इन द ब्रेन, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एनहांस कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, बीपी कम हो गया था, तो हमने वो सिस्टम एक्टिवेट करना है जहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी जैसे इनहेंस होगी तो जो हार्ट है, हमारे हार्ट में बीटा 1 एड्रीनल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिस पे एपिनेफ्रिन आके बाइंड करती है, वो तो उससे जो है ना कार्डियक आउटपुट जो है ना वो हार्ट का बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। ओके, ये हम सब क्यों कर रहे हैं, हमने ब्लड प्रेशर एनहांस करना है। ये भी एक नॉर्मल एक्टिविटी पढ़े हैं हमारी बॉडी की कि वो कैसे मेंटेन करता है, वो कैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है। दूसरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो अल्फा 1 एड्रीनोसेप्टर्स जो होते हैं स्मूथ मसल्स पे, आर्टरीज की स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उस पे जाके नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करेगी और वो भी वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उसे। इसी तरह किडनी पे भी बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पे जाके भी एपिनेफ्रिन बाइंड करेगी और उससे भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और जब ये तीनों फैक्टर्स इकट्ठे मिलेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। फिर हमारे पास एक दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हमारे किडनी में बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो ब्लड प्रेशर अगर बॉडी के अंदर कम हो गया तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम रीनिन। अब कभी कभी सोडियम इंटेक बॉडी में कम हो जाता है या फिर सोडियम लॉस ही इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है ना, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो अब रीनिन इंक्रीज होती है, रीनिन की प्रोडक्शन होती है। रीनिन के एंजाइम जब बनता है, रीनिन
जब रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो, इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, बायोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं किडनी में रीनिन इंक्रीज हुआ। रीनिन अब क्या करता है, रीनिन का ये काम है कि वो एंजियोटेंसिनोजिन जो है ना, रीनिन एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर रीनिन। एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये एंजियोटेंसिन 2 एक पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा आर्टरीज की और वेन्स की, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो 2 है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन होगा इसका हमारे रीनल ग्लोमेरुलस के आर्टेरियोल्स पे, और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बढ़ा देगा। ठीक है, बाकी एंजियोटेंसिन 2 सेकेंडली वो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमें पता है हमारी किडनी में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। सोडियम की जहाँ रीअब्जॉर्प्शन होगी तो ऑब्वियसली वाटर भी वहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा, तो सोडियम और वाटर की क्या हो जाएगी, रिटेंशन हो जाएगी एल्डोस्टेरोन की इन्हेंसमेंट से। तो एंजियोटेंसिन 2 ने एक तो ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पे एक्ट किया, प्लस उसने एल्डोस्टेरोन को भी इंक्रीज करा दिया। तो ओवरऑल जो होता है वो ब्लड का वॉल्यूम जो बॉडी में बढ़ेगा, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो बीपी लो हुआ था वो इनहेंस हो जाएगा या फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने जो एंटी हाइपरटेंसिव हैं उनकी क्लास जो है नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स। ठीक है, जो पहली क्लास है, और हम देखेंगे कि वो कैसे ब्लड प्रेशर इन्हांस करता है। थैंक यू।